भारत चीन संबंध प्राग ऐतिहासिक है, इतिहास के भी पहले से है, जिसका कोई लेखा जोखा हम लोगों के पास नहीं है, मगर हमारी किताबों में उनकी चर्चा है। रामायण में, महाभारत में, धर्मशास्त्र में, पुराण में, वेद में उनकी चर्चा है। चर्चा है कि वो मध्य एशिया में जो पाद मेरु है, जिसको आज पामेरी कहा जाता है, इसको उन्होंने सुमेरु पर्वत कहा है। और पामीर क्षेत्र को के उत्तर में जो तियनशान पर्वत श्रेणी है, इसको नील पर्वत कहते हैं। तो काराकोरम और तियनशान पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है, उसके पूरब में भद्राश्व है और पश्चिम में केतुलमाल वर्ष है और उत्तर में उत्तर कुरु है और दक्षिण में भारतवर्ष है। यह भूगोल बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब है कि या तो उस एरिया होके भारत में आए होंगे या भारत के थे, तो जीवंत संबंध इनका उनसे था। महाभारत में भी उत्तर कुरु का पूरा उल्लेख है। तो उस एरिया से प्रागैतिहासिक काल से हमारा संबंध है। और सिकंदर के चढ़ाई के समय जो सिकंदर के लोग बैक्टीरिया में बस गए, तो वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। अफ़गानिस्तान, पूर्वी अफ़गानिस्तान भारत में आ गया और पामीर मध्य एशिया के क्षेत्र वो सेल्यूकस के दूसरे साथी के जीमा हो गया और वो लोग बौद्ध धर्म कबूल कर लिए। तो मध्य एशिया हिंदू धर्म का भी केंद्र रहा अतीत में और बौद्ध धर्म का भी केंद्र हो गया। और भारत से बहुत से विद्वान वहाँ गए, कुमार जीव गए, कश्यप गए, और वह कुचा, खोतन, उदियाना, सोदगियाना, ये सब हमारे केंद्र बन गए। तो हिंदू धर्म बृहत्तर हिंदू समाज कहिए या बृहत्तर भारतीय समाज कहिए, इंडियनाइज्ड एरिया वो हो गया, भारतीयकृत एरिया हो गया। और जंपिंग बोर्ड हुआ, स्प्रिंग बोर्ड हुआ। उसके आधार पर चीन, जापान, मंगोलिया, भारतीय संस्कृति सब तरफ फैल गई। तो ऐतिहासिक काल में आप अशोक काल में वहाँ पर आपका राज्य था। कनिष्क काल में कनिष्क तो उधर ही से आया था, पेशावर को राजधानी बनाया। उस समय भी मध्य एशिया से जीवंत संपर्क रहा। मध्य एशिया कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत रहा। तो आपका ऐतिहासिक संबंध भी उस एरिया से है। फिर चीन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में अपना राजदूत भेजा, तो राजदूत देखा कि यहाँ पर चीनी माल है और उस समय चीनी माल नहीं आ पाता था। चीन गोबी मरुभूमि के पूरब तक था चीनी साम्राज्य, और गोबी मरुभूमि के कारण मध्य एशिया से उनका संपर्क टूटा रहता था। गोबी मरुभूमि के बाद तकला मकान की मरुभूमि थी, अल्टाई के पर्वत श्रेणी, तियनशान के पर्वत श्रेणी, सुगेत पर्वत श्रेणी, कुल्लून पर्वत श्रेणी, आघित पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऐसा वो बीहड़ इलाका है जिसको दुनिया का छत कहा जाता है। वहाँ आना और टिकना दोनों मुश्किल काम था। तो चीन का जिंदा संपर्क नहीं हो पाया मध्य एशिया से, लेकिन हम लोग का संपर्क था। यह कैसे कि काबुल, कांधार, बामियान, समरकंद के रास्ता से हम पहुंच जाते थे बार बार, हिंदू कुश के पश्चिम। तो यह रास्ता हमको मालूम था, बड़ा आसान रास्ता था। 6000 हाइट एवरेज हाइट पर चलते हुए हम 10,000 हाइट पहुंच जाते थे। और चीन के लिए सूखा एरिया मरुभूमि पार करके आना मुश्किल था। दूसरा हमारा रास्ता था श्रीनगर वैली से किशनगंगा घाटी पार करके, गुरेज हो करके, बुर्जिल दर्रा, कामरी दर्रा पार करके, सिंधु नदी पकड़ के, फिर उसकी सहायक गिलगिट पकड़ के, मिंटाका दर्रा और किलिक दर्रा से हम पामीर पहुंच जाते थे। 28 दिन गिलगिट से श्रीनगर घोड़ा पर लगता था। ये छोटा रास्ता था हमारा, बड़ा दुर्गम था। एक और रास्ता था बाल्टिस्तान होके, और पेंगोंग सो जो झील है आज जहाँ भारत चीन की टक्कर हो रही है, इस एरिया होकर के आराम से लोग निकल जाते थे। रेगिस्तान को बाइकाट कर देते थे, रेगिस्तान उत्तर में पड़ता था, और फिर सिल्क रूट पकड़ लेते थे। गोबी के मरुभूमि में हानि एक जगह है और वहाँ पर एक बुर्जिल पहाड़ है और उस पहाड़ में सोता है। अब उस सोता के वजह से
मरुभूमि में छोटा सा एरिया ठहरने का जगह हो गया, जहाँ मोनास्ट्री बन गया, और जितने व्यापारी कारमा थे सब वहाँ पड़ाव करके तब चीन जाते थे। और आश्चर्य उस राजदूत को यह हुआ, मध्य एशिया गया, कि यह चीनी माल यहाँ पहुँचा कैसे। वो पता किया तो गंगा घाटी होके आया। गंगा घाटी में कहाँ से आया, तो आसाम होके आया। आसाम में कहाँ से आया, तो चीन का जो एनान और सिचुआन दो इलाके हैं दक्षिण पश्चिम में, उनका आसाम से कनेक्शन था। और आसाम के थ्रू ब्रह्मपुत्र पकड़ के, गंगा पकड़ के, खैबर दर्रा हुआ गए, सिंधु पकड़ के, और फिर वो मध्य एशिया पहुँच गए। तो हम चीन से हमारे कई तरह के संपर्क थे, हमारे कहने का मतलब यह है, और जीवंत संपर्क थे। तो चूँकि हम लोग कैम्ब्रिज हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, और इतिहास लिखने वाले भी नेहरू समेत सब वही टाइप के लोग हैं, इसका गहराई से शोध नहीं किए हैं। लेकिन फ्रांस के पुरातत्ववेत्ता इस पर काम किए हैं, सोवियत संघ के पुरातत्ववेत्ता इस पर काफ़ी काम किए हैं, और वही मटेरियल अपनी पत्नी के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन को मिला, तो मध्य एशिया का इतिहास लिखे। तो इस पर अन्य जगह काफ़ी काम हुए हैं, और हम लोग भारतीय इस पर दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो हमारा चीन से संबंध तीन तरह से था। एक अफ़गानिस्तान होके, जो मैंने कहा, काबुल, कंधार, समरकंद, पामीर, गोबी मरुभूमि, और फिर चीन। दूसरा श्रीनगर होकर के गिलगिट, मिंटाका दर्रा, पामीर, और फिर चीन। तीसरा रास्ता आसाम और सिचुआन एनान होके, आज भी वो रास्ता है। सुभाष चंद्र बोस की सेना को अंग्रेज घेरा, तो उसी रास्ते से वो पीछे से गया। उस रोड को आज भी हम लोग स्टीप वेल रोड कहते हैं। तो नागालैंड के गैप से, मणिपुर के गैप से हमारा बर्मा से संबंध था। आसान रास्ता आराकान होकर के था। तो कौंडिन्य ब्राह्मण आज के 2000 साल पहले बर्मा में आराकान के रास्ते गया और साम्राज्य भारत का वहाँ खड़ा किया। 1300 वर्ष पहले श्री विजय साम्राज्य, शैलेंद्र साम्राज्य, मजापाहित साम्राज्य स्थलीय मार्ग से गए और वहाँ साम्राज्य खड़ा किए। बाद में चोल और पल्लव जब ताकतवर हो गए और नौसेना का बेड़ा हुआ दुनिया में, उतना ताकतवर किसी के बेड़ा नहीं था, तो दक्षिण पूर्व एशिया से हमारा जीवंत संबंध खड़ा हो गया और 400 साल तक हमारी संस्कृति वहाँ फैलती रही। इधर मध्य एशिया से जो हमारा संपर्क चीन से टूट गया, यह टूट गया इस्लाम के आने पर। इस्लाम जब मध्य एशिया में आ गया तो भारत और चीन का संबंध अवरोध में पड़ गया। यह अवरोध इतना बड़ा था कि फ्रांस के जो इतिहासकार हैं, उनका नाम हमारी किताबों में है, मुझे देखना पड़ेगा, उन्होंने लिखा है कि यह जो ऑब्स्टेकल खड़ा हुआ इस्लाम का, ओकाकुरा, ये 1922 में किताब लिखे, यह हिमालय से भी बड़ा हो गया यह अवरोध। तो हमारा इस्लाम के आने से संपर्क टूट गया। मध्य एशिया में इस्लाम आ गए तो भारत और चीन का संबंध विच्छिन्न हो गया। और इधर 12वीं शताब्दी तक हम हिंद चीन में काबिज थे। 12वीं के बाद मंगोल बड़े ताकतवर हो गए। तो मंगोल जब साउथ ईस्ट एशिया कब्जा कर लिए तो मध्य एशिया में कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, वहाँ पर सिंथेसिस हुआ हिंदू और बौद्ध का। यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में कन्फ्रंटेशन हुआ और हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म ने रिप्लेस कर दिया। और यह बौद्ध धर्म भारत से नहीं गया, चीन से आया। और कुबलाई खान इस सब के समय में वो चीन का हिस्सा हो गया। चीनी साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, अरबों को हराया चंगेज खान ने, दक्षिण यूरोप तक कब्जा किया, कोरिया कब्जा किया, बहुत बड़ा साम्राज्य कुबलाई खान का, उसका पोता का खड़ा हुआ। तो लेकिन चीन वहाँ टिक नहीं पाया, तुरंत इस्लाम वहाँ पहुँच गया, समुद्र पर इस्लाम का कब्जा हो गया और इंडोनेशिया इस्लाम के रंग में रंग गया। तो इस्लाम का जब समुद्र पर कब्जा हो गया चोल के बाद, तो फिर भारत और चीन का समुद्री रास्ता का संपर्क टूट गया। और इंडोनेशिया और ढेर सा मुल्क उधर आप देखेंगे, मलेशिया, फिलीपाइंस का भी हिस्सा, न्यूगिनी का हिस्सा, यह इस्लाम है।
तो वहाँ इस्लाम बाधा बन गया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी। और पुर्तगीज जब 1500 ईस्वी के आसपास समुद्र के मालिक हो गए तो संबंध टूट गया समुद्र के रास्ता से, चीन से। फिर अंग्रेज जब पारसी लोग को व्यापार के लिए ले गए 19वीं शताब्दी में, तो हमारा चीन से संबंध फिर खड़ा हो गया। एक और रास्ता चीन से हमारा था, यह तिब्बत होकर के था। आप बहुत आश्चर्य करेंगे, 650 ईस्वी में तिब्बत इतना ताकतवर हो गया कि उसने कन्नौज पर चढ़ाई करके हर्ष के उत्तराधिकारी को गद्दी से उतार दिया, दंडित किया। तीर्थयात्रियों को, जो लोग लूटे थे, उनको सज़ा नहीं दिया, इसी का दंड उसको मिला, इतना ताकतवर। लौटने वक़्त नेपाल के राजकुमारी से ब्याह किया, चीन को पराजित करके चीन के राजकुमारी से ब्याह किया, अरब को पराजित करके हारून रशीद को पीछे ढकेल दिया और मध्य एशिया पर तिब्बत कब्जा किया। और वहीं बाल्टिस्तान क्षेत्र में भारत का जो बहुत प्रतापी राजा ललितादित्य, पहला बहिर्जगत विजेता, जो सीधे हिमालय लांघ करके लद्दाख हो बाल्टिस्तान गया, गिलगिट, वो मारा गया। तो 150 बरस तिब्बत ताकतवर रहा और चीन तिब्बत के मातहत रहा। उस समय डायरेक्ट रूल करना संभव नहीं था, जैसे समुद्रगुप्त मद्रास को करद राज बना के छोड़ दिया, राजेंद्र चोल पटना विजय करके छोड़ दिया, खारवेल पटना विजय करके छोड़ दिया, तो करद राज लोग बना करके छोड़ देते थे। तो तिब्बत के अंदर चीन आ गया। अब यही रिश्ता लोग समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार और व्याख्याकार और पत्रकार। कभी तिब्बत और चीन की एकता खंडित नहीं हुई। 7वीं 8वीं शताब्दी में तिब्बत ताकतवर हुआ, जो चीन को अपने अधीन किया। 9वीं में तांग ताकतवर हुए, जो तिब्बत और मंगोलिया को अपने अधीन किए, मंचूरिया को। और 12वीं में मंगोल ताकतवर हुए, जो मंचूरिया, चीन और तिब्बत, मध्य एशिया, सिकियांग, वो सबको अपने अधीन किया। तो चाहे चाकू मक्खन पर गिरे या मक्खन चाकू पर गिरे, पंजाब बिहार को विजय किया, कई बार ऐसा हुआ, और बिहार कई बार पंजाब को विजय किया। तो पंजाब और बिहार की एकता कभी खंडित नहीं हुई, भारत खंडित नहीं हुआ। इसी बात को जो लोग तिब्बत के संबंध को देखते हैं नहीं समझ पाते हैं। चीन की एकता, ऐतिहासिक एकता कभी इतिहास में खंडित नहीं हुई। कभी तिब्बत उठे, कभी तांग उठे, कभी चीन उठे, कभी मिंग उठे, कभी मंचू उठे, कभी मंगोल उठे, लेकिन वो हमेशा हिमालय के उत्तर वो विशाल भूभाग, स्टेपी और रेगिस्तान और समुद्री किनारे का उपजाऊ मैदान, वो हमेशा एक रहा। ये बात को जब चीन पर हम डिस्कस करेंगे तो ध्यान में रखना होगा। और 12वीं शताब्दी में शाक्य पंडित, जो तिब्बत का बौद्ध था, वो मंगोलों की अधीनता स्वीकार किया और तब से तिब्बत हमेशा आज तक स्वायत्तशासी प्रांत बना रहा। सारे दलाई लामा को चीन से ताजपोशी होती थी बिना अपवाद के। हाँ, चीन एक पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, स्वायत्तशासी था। जोरावर सिंह के चढ़ाई में भी चीन आया मुकाबला करने, 1684 ईस्वी में भी चीन आया मुकाबला करने औरंगजेब के फौज का, मुगल जब वहाँ गए। तो कभी तो क्यों चीन आया? इसी ढंग से अंग्रेजी काल में भी जो शिमला पैक्ट हुआ, चीन भी उसमें पार्टिसिपेंट रहा। चीन क्यों रहा? अगर तिब्बत स्वतंत्र देश था तो तिब्बत कभी भी स्वतंत्र नहीं रहा। आज भी दलाई लामा स्वतंत्रता नहीं मांग रहा है, ये ऑटोनोमस मांग रहा है। तो भारत चीन संबंध को जो लोग तिब्बत से जोड़ के देखने के शौकीन हैं, पटेल के चिट्ठी का, वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। तिब्बत हमेशा स्वायत्तशासी रहा, जैसे मद्रास मगध साम्राज्य के अंदर रहा। इसी ढंग से या पंजाब के अंदर शिलादित्य, जसोवर्मन, ललितादित्य, ये सब राजा पश्चिम से उठे तो बिहार तक विजय किए, सकमलाट, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो इस तरह से चीन की एकता कभी खंडित नहीं हुई, जैसे भारत की एकता कभी खंडित नहीं हुई। आज भी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत अलग अलग इंटिटी हैं, अलग अलग राजसत्ता के केंद्र हैं, लेकिन भारतवर्ष की जो परिकल्पना है उसके अंदर है, उसके बाहर कोई नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप है, एक कल्चर, एक संस्कृति, एक जीवन मूल्य। यह धर्म बदलने से नहीं बदलता है।
तो इस सब बातों को लोग ध्यान में नहीं रख करके विश्लेषण करने लग जाते हैं। तो हम जो इतना कह करके प्रतिपादित किए, उसका कुल आशय यही है, कुल मर्म यही है कहने का कि भारत और चीन की जनता के बीच कभी संघर्ष नहीं हुआ, और हिमालय और काराकोरम ऐसा अवरोध था कि राजनीतिक संघर्ष के भी नौबत नहीं आया। न चीन इधर आ सकता था और न भारत उधर जा सकता था। इक्का दुक्का मुठभेड़ हुआ है। जैसे हमने कहा कि तिब्बत का राजा कन्नौज पर चढ़ाई किया, ललितादित्य कश्मीर से निकल करके लद्दाख गया और बाल्टिस्तान गया, उधर ही मारा गया। ये सब इक्का दुक्का घटनाएं, वो टिका नहीं इतिहास में कभी। तो भारत और चीन के जनता के बीच मुठभेड़ न हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान बराबर रहा और सिंथेसिस हुआ। वैदिक संस्कृति और कन्फ्यूशियन संस्कृति, ये दोनों का मिलन केंद्र बन गया मध्य एशिया, और एक कंपोजिट कल्चर खड़ा हुआ। वो न चीनी था न भारतीय था, इंडियनाइज्ड था और चीन से भी जुड़ा हुआ था। तो यह कंपोजिट कल्चर रहा, और यह सांस्कृतिक आदान प्रदान आप देखेंगे विक्रमादित्य के संबंध में फाहियान आता है, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आता है, इत्सिंग आते हैं, कितने आए तीर्थयात्री, और उसका कोई हिसाब नहीं है। इसी ढंग से शिलादित राजदूत अपना भेजा चीन में, और चीन के राजदूत भारत में आए। पल्लव का चीन से संबंध था राजनीतिक, चोल लोगों का चीन से संबंध था, चीन का माल चोल के राजधानी कांची में बिकता था, कांची शहर खूब लोकप्रिय था चीन के अंदर। तो इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। भूलने का कारण है अंग्रेजों के लिखे इतिहास को जो अनुकरण करते हैं, उनकी दिलचस्पी अपने देसी इतिहास में नहीं है। तो देसी इतिहास जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल लिखे, राहुल सांकृत्यायन लिखे, सातवेलकर लिखे, ये जो परंपरा, काशी प्रसाद जायसवाल लिखे, यह परंपरा ज़्यादा चला नहीं। और जो परंपरा चली वो कैम्ब्रिज हिस्ट्री की चली। तो हम बात जो बोल रहे हैं वो बहुतों को अजूबा लगेगा, लेकिन आप ठीक से छानबीन करेंगे चीनी साहित्य का और भारतीय साहित्य का, तो ये सारे प्रमाण मिल जाएंगे। अब इस पर खोजी इतिहासकारों की ज़रूरत है कि इन नया रूप दें, इन पर विस्तार से प्रकाश डालें, तो इतिहास बदल जाएगा, नया इतिहास सामने आ जाएगा। तो चीन से में समुद्र के रास्ता से इस्लाम बाधक बन गया, और मध्य एशिया के रास्ता से भी इस्लाम बाधक बन गया, और तिब्बत का शासन ऐसा रहा कि किसी को अपने एरिया में प्रवेश पसंद नहीं करते थे। तो उसमें तिब्बत बिल्कुल कट गया। मगर नालंदा से शांति रक्षित पद्म संभव, ये लगातार ये सिलसिला जारी रहा जो उसको इंडियनाइज्ड करते रहे। तो लामा जो है सो कोई अलग धर्म नहीं है, ये तंत्रयान है जो कामरू कामाख्या प्राग ज्योतिषपुर इलाके में जो प्रचलित था, शक्ति कल्ट, यही लामा धर्म है। ब्राह्मण और बिगड़ करके लामा हो गया, और भाषा के लिहाज से उस संस्कृत के अंदर है। और मैं तो चप्पा चप्पा बॉर्डर घुमा हूँ, लद्दाख, लाहौल, स्पीति, सियाचिन, अक्साई चीन, जहाँ झगड़ा हो रहा है वो सब मैं पैदल घुमा हूँ। गलवान घाटी, पेंगोंग झील सब मेरा पैदल घुमा हुआ है। तो हमको वो देखने को मिलता है। कंपोजिट कल्चर खड़ा है, सारे हिंदू देवी देवता हुआ हैं। काली का तो एक मंदिर है लेह में अलग से, और बौद्ध लोग पूजा करते हैं, और सारे हिंदू देवता हैं। अंतर इतना है, बुद्ध सर्वोपरि हैं और देवता ब्रह्मा इंद्र उनके अंदर है, बस इतने फर्क है। लेकिन सारी देवता वहाँ पर मौजूद है। और कहीं भी आपको न लगेगा कि कोई जैसे नाखून उंगली से जुड़ा होता है। आप किसी मठ में जाइए, मोनास्ट्री, तो आपको वही फीलिंग होगा। तो जो हमारा चीन से कल्चरल संबंध है, ये प्राग ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक के अलावा, और इस पर शोध की ज़रूरत है। और हमारे वेद उपनिषद सब में चर्चा है। मैंने जो नाम गिनाया, उल्टा कटोरा ऐसा पामीर है, और वहाँ से चारों तरफ नदियाँ निकलती है। और वो सब का नाम जो मैंने अभी कहा आपसे, पूरब में भद्राश्व है, पश्चिम में केतुलमाल वर्ष है,
दक्षिण में भारतवर्ष है, उत्तर में उत्तर कुरु है। उत्तर कुरु के राजा महाभारत में लड़ने आए थे। आप समझिए ये बात को। कई प्रदेश पश्चिमी में है, मद्र पश्चिमी में है, ये सब शादी ब्याह, गांधार पश्चिम में है, सब संबंधित है। तो साहित्य में उपलब्ध हैं। उस पुरातत्व को नहीं, अभी खुदाई नहीं हुआ, ज्ञात नहीं है। तो आप देखें, पामीर से जो पूरब नदी निकलती है उसका नाम सीता है हमारी किताब में, और आज तारिम नदी कहलाता है। कोई काराकास कहते हैं, कोई यारकंद कहते हैं, अलग अलग। जैसे घाघरा का कई नाम है, काली गंगा है, राप्ती है, सरजू है, घाघरा है, उस ढंग से उसका एक नाम सीता है। पश्चिम में जो नदी निकलती है उसको बच्चू कहते हैं, आमू दरिया कहते हैं, शीर दरिया कहते हैं। शीर दरिया को हम लोग भद्र सोमा कहते हैं, आमू दरिया को हम लोग बच्चू कहते हैं। तो ये समझें, हम लोग का जीवंत संबंध चीन से रहा है और ये हर काल में रहा है। अब विषय पर आइए, भारत चीन के बीच फिर झगड़ा क्यों हो गया? तो झगड़ा के कई कारण हैं। एक कारण अंग्रेज है। आज नेपाल से भी झगड़ा का क्या कारण है? अंग्रेज ने वो एरिया छीन लिया नेपाल से, और जब नेपाल राजा 1857 में मदद किया जंग बहादुर राणा, तो मुँह जमान ही उसको दे दिया, तुम रखो। अब उसके पास भी है कि मेरा है, भारत के पास भी है मेरा है। इसी ढंग से बदलते वायसराय के साथ भारत की सीमा बदल जाती थी। अब जो भी भारत चीन संबंध को अध्ययन करते हैं ये बात को छोड़ देते हैं। हर वायसराय के समय अलग अलग सीमा है। फुर्सिथ लाइन देखिए, नेप्स लाइन देखिए, साउंडर्स लाइन देखिए, जॉनसन लाइन देखिए, आर्डक लाइन देखिए, 1899 का मैकडोनाल्ड मैकर्टनी लाइन देखिए। कर्जन कुछ सीमा खींच रहा है, एल्गिन कुछ खींच रहा है, लैंसडाउन कुछ खींच रहा है। तो हम लोग जो भारत चीन संबंध को डिस्कस करते हैं इस बात को बिल्कुल ओझल कर देते हैं। कौन सा भारत? भारत का भूगोल क्या है? तो अंग्रेज जब 15 अगस्त 47 को भारत छोड़ के गए, इसको अनडिफाइंड रखे, अपरिभाषित रखे। तो अपरिभाषित रहना ही सीमा का आज झगड़ा का कारण है। इसी बात को चीन की सरकार भी चीन की जनता से छिपाती है, और भारत की सरकार भी भारत की जनता से छिपाती है। ये झगड़ा कोई दोनों देश की जनता का नहीं है। साम्राज्यवाद ने दोनों को पीड़ित किया, अपने अधीन किया। मकाऊ पुर्तगाल के अधीन था, फॉर्मोसा अमेरिका के अधीन था, हांगकांग इंग्लैंड के अधीन था। आज भी व्लादिवोस्टोक रूस के पास है, उसूरी नदी रूस के पास है, आउटर मंगोलिया रूस के प्रभाव क्षेत्र में है, चीन से अलग कर लिया है। जापान कोरिया को चीन से अलग कर दिया, और हमसे भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब अलग किसी न किसी कारण से हो गए। तो हम लोग दोनों साम्राज्यवाद से पीड़ित हैं, और सीमा का निर्धारण अंग्रेज़ों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उधर से रूस, जार का रूस बढ़ते आ रहा था, और पामीर, पश्चिमी पामीर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने लोकल मुसलमान को खड़ा किया, याकूब बेग को, तुम बीच में वो बफर स्टेट खड़ा करो। जैसे डोगरा को कश्मीर में खड़ा किया बफर, नेपाल को खड़ा किया बफर। याकूब बेग जब तक जिंदा रहा वो स्टेट 50 साल चला, उसके बेटा के समय वो बिखर गया। तो चीन को कहा तुम इस गैप को भरो, तो चीन तो अफीम खा के सोया हुआ था, गैप को कहाँ से भरता। तो डोगरा को कहा कि आगे बढ़ो। डोगरा हिमालय पार किए, जंस्कर रेंज पार किए, लद्दाख रेंज पार किए, कैलाश रेंज पार किए, काराकोरम पार किए। काराकोरम के पार करके उधर शहीदुल्ला चले गए, खोतन के पास, और तब तक रूस से अंग्रेज़ों की संधि हो गई। तो डोगरा को शहीदुल्ला से वापस करने का 1899 में तय हुआ कि काराकोरम सीमा रहेगा, और डोगरा को कड़ाई से मना कर दिया गया कि तुम अब उधर मत जाना। चीन तो उस समय सीमा निर्धारण के हालत में है ही नहीं था। बकरियों हाँ, बछरुओं हाँ, जो अंग्रेज कर दे। अंग्रेज़ों से गलती हुआ या जानबूझ के उन्होंने किया कि दस्तखत चीन का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनको रूस पर विश्वास नहीं था। उनको था कि बीच में तो तकला मकान के मरहूमी है, अक्साई चीन का पठार है, निर्जन है, वो तिब्बत में पहुंच जाएगा, और तिब्बत में पहुंच जाएगा तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
हमारे सामने मानेकर की किताब है 62 के अपराधी कौन, और उसमें अंग्रेज जनरल साफ साफ कहा है कि तिब्बत में हमको, वो पूर्वी कमांड का सेनापति था लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टूकर, तिब्बत को हमको अपने कब्जा से नहीं छोड़ना चाहिए। अब यही असल कुंजी है समस्या का। अंग्रेज़ों को डर था कि यूरोपियन महाशक्ति अगर तिब्बत में पहुंच गया तो आसाम से लेके कश्मीर पूरा मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसका उपाय है कि लोकल कोई खड़ा करें। लोकल कोई खड़ा होने के हालत में ये नहीं था, चीन को खड़ा करें, चीन भी वो हालत में न था। तो अंग्रेज झूठो नक्शा में घेर लेता था कि एरिया जब हम अपने नक्शा में दिखा देंगे तो एक यूरोपियन महाशक्ति दूसरे यूरोपियन महाशक्ति से नहीं टकराएगा। इसी कारण से वो इसको फ्लूइड रखते थे, इसको तरल रखते थे, फाइनल होने ही नहीं देते थे कि रूस की मंशा जब खराब होगी तो मेरा ये नक्शा में दिखाया हुआ है, हम जब भिड़ जाएंगे तो हमसे आमने सामने नहीं टकराएगा। यही झगड़ा का जड़ है कि अंग्रेज़ों ने इसको फाइनल नहीं किया। अब नेहरू जब आए 15 अगस्त 47 को, तो ये देखे कि कोरिया और वियतनाम में चीन उलझा हुआ है अमेरिका से, और ये तुरंत आज़ाद हुआ है। उसकी हालत तो गुलामी से भी खराब था, कई देश उसके छाती पर सवार थे। तो ये जो सबसे दूर वाला नक्शा था जिसको अंग्रेज़ 1899 में छोड़ दिए थे, एल्गिन लाइन कहलाता है या मैकॉर्टनी मैकडोनाल्ड लाइन कहलाता है या 1899 लाइन कहलाता है, उससे आगे बढ़ करके आर्डक जंक्शन लाइन को 1954 में दिखा दिया। यही भारत है। अब पुराना सब नक्शा जला दिया। आपको अब कहीं भी खोजिए 1947 का नक्शा तो शायद ही पूरे भारत में कहीं किसी के पास मिलेगा। वो सब वापस मंगा करके और जला दिया। अब उस समय चीन तो उलझा हुआ था, टाल दिया, पंचशील हुआ। भारत को भी ज़रूरत था, चीन अगर मणिपुर नागालैंड बहका देगा तो हमसे कट जाएगा आसाम। चीन को भी डर था कि अगर ये तिब्बत को बहका देगा तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। उधर कोरिया वियतनाम में उलझ रहे हैं अमेरिका से, तो दोनों को समय चाहिए था। तो दोनों चाल में भी थे और दोनों को ज़रूरत भी थी। केवल चालबाजी कहना गलत होगा। ज़रूरत इंडिया को भी था कि चीन से दोस्ती होगा तो हम अमेरिका जो छीनना चाहता है कश्मीर हमसे, उसको काउंटर कर सकेंगे। शुरू में रसिया से कोई दोस्ती नहीं था। एक 42वीं पंडित राजदूत होकर गई, 50 गो रुमाल बदलती थी, सेंट 50 तरह के लगाती थी, कभी स्टालिन बात नहीं किया। और नेहरू को रनिंग डॉग ऑफ इम्पीरियलिज्म कहता था, साम्राज्यवाद के पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता। तो रूस से भी दोस्ती आपकी नहीं हुई थी स्टालिन के समय तक। ये तो बुल्गानिन आए, खुरुश्चेव आए, उस समय से दोस्ती रूस से शुरू हुआ। तो चीन एक सहारा था कि अमेरिका के डिज़ाइन को हम काउंटर बैलेंस कैसे करेंगे, तो भारत को चीन की ज़रूरत थी। आज जो लोग नेहरू को गाली देते हैं वो परिस्थिति को ईमानदारी से नहीं समझते हैं, और चीन को भी भारत की ज़रूरत थी। तो इसमें पंचशील समझौता हुआ कि दोनों एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर न करेंगे। तो ज्ञानसेन में जो कंपनी रहती थी अंग्रेज़ की, भारत बुला लिया तिब्बत के अंदर। और दलाई लामा जो भारत से नहीं जाना चाहता था, 1956 ईस्वी में बोधगया में जब महोत्सव हुआ, उस महोत्सव में हम शरीक हुए थे, नेहरू भी आए थे। तो दलाई लामा को नेहरू यही समझा के भेज दिए, हम आपके पीठ पर हैं, आपको कोई असुविधा ना होगी, आप लौट जाइए। और इस आश्वासन पर दलाई लामा तिब्बत लौट गए। दोनों के बीच एक और अंडरस्टैंडिंग हुआ। अरुणाचल तो नो मैन्स लैंड है, ट्राइबल है, यहाँ तो कभी कोई भारतीय राजा आया नहीं और न कभी कोई चीनी राजा आया। कुछ एरिया बुद्धिस्ट हैं, तवांग, बोमडिला और थोड़ा वोलोंग के अगल बगल, वो दलाई लामा को अपना मानते थे और धर्म में राजा को कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे। वो राजनीतिक राजस्व टैक्स नहीं था, रेवेन्यू पॉलिटिकल नहीं था, वह रिलीजियस था। और बकिए तो जो थे सब वो तो आदिवासी थे,
वो तो सब आदमी भी मार के कोई कोई खा जाते थे, लड़ाकू थे। आसाम में भी आके लूटपाट करते थे, चीन तरफ भी लूटपाट करते थे। अच्छा, जो मैदान में आबादी बसी थी वो भी चीने से आई थी। जब मैं बोडो जाति का इतिहास लिख रहा था तो हमको आश्चर्य हुआ, दक्षिण पश्चिम चाइना के ट्राई जगह से वो लोग 12वीं शताब्दी में बर्मा होके भारत आए, अहोम और बोडो, और वैष्णव धर्म के माध्यम से वो हिंदू धर्म के अंदर आ गए। लेकिन लाचित बरफुकन मुगल राज को आसाम में इंटर नहीं करने दिया। अंग्रेज भी दार्जिलिंग कूच बिहार के रास्ता से आसाम में नहीं जा पाए, ये सिलचर के रास्ता से गए, सितवे बंदरगाह के बर्मा होकर के गए। तो लड़ाकू जातियाँ थी, वो बढ़ने ही नहीं दिया। तो केंद्र की सत्ता आसाम में दंतकथा में भले, किंवदंती में, साहित्य में है, प्रैक्टिकली कभी आसाम में केंद्र की सत्ता नहीं खड़ी हुई। तो आसाम के केंद्र से छिटक जाने का पूरा खतरा था। तो उस समय चीन को भारत की और भारत को चीन की ज़रूरत थी। और यह तय हुआ कि अरुणाचल चूँकि हिमालय के दक्षिणी ढाल में है, इस एरिया को भारत रखे, और अक्साई चीन, जिसको अंग्रेजी ही चीन को दे गए थे 1899 में, आज भी इंग्लैंड के नक्शा में वो चीन का भाग है, और इंग्लैंड के नक्शा को पूरी दुनिया मानती है, तो कोई भारत के नक्शा को मान्य नहीं करता है। इसी कारण इंडिका और वो जो ब्रिटेनिका, ये सब भारत में बैन हो गए। अब खुला है तो विवादग्रस्त ज़मीन देखा करके बैन हो गए। तो यूरोप भी भारत के नक्शा को नहीं मानता है, ये पूरी दुनिया 1899 को नक्शा को मानती है, जो काराकोरम को सीमा मानता है। तो अक्साई चीन में इसी समझौते के तहत चीन रोड बना रहा था। वो विश्वकर्मा नहीं था, मैदानों नहीं था कि रात भर में रोड बना लिया। 54 से रोड अक्साई चीन का बन रहा था, 58 में बन के पूरा हुआ। और भारत भी अपना प्रशासन अरुणाचल में ले जा रहा था। 51 से KPS मेनन तवांग में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ले गए, और वह प्रक्रिया आज भी जारी है। रोड पुल बन रहे हैं, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया आज भी जारी है। तो दोनों गैप को भर रहे थे, भारत अरुणाचल में और चीन अक्साई चीन में। अब नेहरू के मन में क्या अचानक आया, मैं समझता हूं कि इसके निम्न कारण थे। चीन और रूस में खटपट शुरू हो गया। जब मैं नक्सल मूवमेंट में था तो हम लोग को रटाया जाता था कि रूस नया साम्राज्यवादी है, सामाजिक साम्राज्यवादी, और नया साम्राज्यवादी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो ये अमेरिका से ज़्यादा खतरनाक है। और हम लोग खुरुश्चेव को गाली देते थे, विलोपवादी कहते थे, लिक्विडेनिस्ट, समझौतावादी कहते थे, और क्या क्या शब्द था। तो चीन और रूस में झगड़ा हो गया, माओ और स्टालिन में, और रूस अपना इंजीनियर वापस बुला लिया, और रूस भारत को टैंक और मिग सब देना शुरू कर दिया। तो एक यह कारण है। 59 में दलाई लामा भारत में आ गया, वो अचानक नहीं आ गया, अमेरिका सब पूरा षड्यंत्र के तहत उसको लाया गया, पूरा सुरक्षा में। वो लंबी कहानी फिर है। खम्पा विद्रोह कलिम्पोंग को केंद्र बना करके तिब्बत में चीन के खिलाफ जारी था। सब हथियार अमेरिका से आ रहे थे। अमेरिका नंदा पर्वत पर यूरेनियम इक्विपमेंट जासूसी के लिए लगा दिया, जो आज भी वहीं छूट गया, उसको वापस नहीं ला पाया। तो ये सब कारण थे चीन से रिश्ते खटास होने के। और अमेरिका हल्का टैंक इंडिया को दे रहा था, गुपचुप, ओपन नहीं था। ओपन रसिया से आ रहा था, अमेरिका से संधि में पाकिस्तान था, गुपचुप दे रहा था पहाड़ पर लड़ने के लिए कि चीन से लड़ो। और दलाई लामा आ गए तो नेहरू को विश्वास हो गया कि बुद्धिस्ट कंट्री मेरे साथ है। और थर्ड वर्ल्ड के नेहरू लीडर थे, बेनवेला, नक्रुमा, लुमुम्बा, नासिर, भंडार नायक, ये सब, नेविन, ये सब तो नेहरू से जुड़े हुए, उन्नू, सुहर्तो, सुकर्णो, सब नेहरू से जुड़े हुए लोग थे थर्ड वर्ल्ड के। तो नेहरू को हुआ कि चीन अकेला है, उसका कौन है दुनिया में। तो नेहरू के मन में क्या आया, जब चाउएन लाई आए 1960 में,
और नेहरू को बोले कि जो तुम्हारे कब्जा में है तुम रखो, मेरे कब्जा में है वो हम रखें, और जो दोनों में किसी के कब्जा में न है इसको तुम ही रखो। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। अब मानेकर इस पर लिखे हैं कि इससे अच्छा प्रपोजल, इसको पंडित नेहरू के दोस्त सुंदरलाल भी अपनी किताब में लिखे हैं। उन्हीं की किताब को अंग्रेज बैन किया था, भारत में अंग्रेजी राज। क्रांतिकारी लेखक थे, कोई पूंजीवादी नहीं थे कि वो अमेरिका के दलाल ऐसा कुछ। तो क्या नेहरू के मन में आ गया, एक हफ्ता चाउन लाई रहे, कोई सार्थक बात नहीं हुई, वो लौट गए। और लौट गए तो गुस्सा में लौटे। वो शुद्ध मन से आए थे, शुद्ध मन से आए थे कि उनकी मजबूरी थी, अमेरिका से उलझे हुए थे, रूस सपोर्ट हटा लिया था। उस स्थिति का फायदा अगर कुशल कूटनीतिक नेतृत्व हमारे पास होता, उस समस्या के लायक, नेहरू बहुत चतुर था लेकिन यहाँ पर धोखा खा गया। नेहरू कोई साधारण आदमी नहीं था। आज लोग नेहरू को गाली देते हैं, वो नेहरू को महानता को नहीं समझ सकते। कश्मीर नेहरू के कारण है, पटेल उटेल के कारण नहीं है, उनको नहीं मालूम है इतिहास। खैर वो विषय अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो नेहरू बहुत चतुर आदमी था, लेकिन चतुर आदमी 3 बार मखता है। हम लोग मगह में कहावत में गया जिला बोलते थे, पखाना पैर में लगा तो हाथ से छुएगा और नाक से सूंघेगा, तो पैर हाथ नाक तीनों। तो नेहरू ऐसा चतुर आदमी धोखा खा गया। और चाउन लाई जो गुस्सा में गया, वो नेहरू का दोस्त था, वो मासो तुम ऐसा अखड़ नहीं था। नेहरू ऐसा विदेश पढ़ा लिखा, बड़े घर का, कुलीन घर का अरिस्टोक्रेट, आधुनिक आदमी था, भले कम्युनिस्ट था। तो नेपाल राजा से वो कहा कि संधि कर लो, और नेपाल राजा को 500 स्क्वायर वर्ग मील अपने तरफ से मुक्तिनाथ एरिया में, धौलागिरी अन्नपूर्णा के उत्तर, गंडक के ओरिजिन मानक भोट कहलाता है, वो दे दिया। झुक करके बर्मा से संधि कर लिया। मैकमोहन रेखा को तो माना ही, और 3000 स्क्वायर वर्ग मील अपने तरफ से दे दिया। बर्मा कहा कि वो लड़ाकू जात है, चाहे आप रखिए चाहे हम रखें, आप बड़ा देश हैं, आपको फ़र्क न पड़ेगा, हम छोटा देश हैं, तो इसलिए वो टोटल एरिया हमको दे दीजिए। चीन दे दिया। उसीरी नदी में रूस रंगबाजी कर रहा था, चीन छोड़ दिया, जाओ तुम्हारा मोछ ऊंचा रहे। अब ध्यान दीजिए, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान कहा कि काराकोरम के उत्तर मेरा एरिया चाहिए। पूछा क्यों? तो मेरा भेड़ी चरता था। किसका भेड़ी? तो हुजा के नवाब का। तो हुजा किसका जागीरदार था, तुम्हारा कि मेरा? एक ऐसा जागीरदार था कि इंडिया तरफ उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसका टैक्स कश्मीर राजा को देता था, और काराकोरम के उत्तर उसकी जो जागीरदारी थी उसका टैक्स चीन को देता था। तो डबल अलाइंड था। तो कहा कि हुजा मेरा कि तेरा? रूस अड़ गया, अयूब खां, चाहे जो हो हमको कुछ चाहिए। तो कहा ले लो 750 स्क्वायर वर्ग मील चराना भेड़ी। 1963 में पाकिस्तान को दे दिया। इसी ढंग से 13 कंट्री से उस सीमा समझौता झूक करके कर लिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि ज़मीन झगड़ा का कारण नहीं है। यह बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग समझते हैं कि ज़मीन के लिए झगड़ा है। इंडिया और चाइना दोनों इतना बड़ा देश है कि 2-4 गांव कोई महत्व नहीं रखता है। दोनों के लिए लाखों वर्ग मील एरिया का देश है, कोई साधारण देश नहीं है। तो ज़मीन न उस समय झगड़ा का कारण था, न आज झगड़ा का कारण। इसको मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ। तो नेहरू ऐसा चतुर आदमी भी धोखा खा गया। इतना ही नहीं, चीन अब मन बना लिया कि अब भारत को दंडित करेंगे। यह नेहरू नहीं समझ पाया। वो लियोड एंड किल्ड, पाड़ा हम लोग बांधते हैं और बाघ को मारते हैं मचान पर बैठ के। चीन यही भारत के साथ किया। वो अपना सेना हटा लिया बॉर्डर से, वैक्यूम था। अब नेहरू तो सैनिक जानता नहीं था, और चीन तो लड़ करके छीन के आज़ादी लिया। कैप्चर ऑफ पावर, सीजर ऑफ पावर, ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो न हुआ। यहाँ तो कोई लेडी एडविना माउंटबेटन नहीं थी जिसको नेहरू और माउंटबेटन दोनों साझा करते। तो हम तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर से लिए, अंग्रेज़ों के कृपा से लिए। और वो अंग्रेज़ों का कृपा क्यों हुआ कि गांधी तो हमेशा अंग्रेज़ों को साथ रहता था। जुल्लू वार में, बोअर वार में,
प्रथम विश्व युद्ध में रिक्रूटिंग ऑफिसर या मेडिकल कोर में 42 में धोखा खा गया। जब सिंगापुर में जापान की जीत हो गई, गांधी को समझ में आता कि जापान जीतेगा तो अब अंग्रेज़ का पक्ष छोड़ के जापान तरफ आ जाना चाहिए। यही पटेल और अम्बा भाई, सारा भाई जो उसके थे सेठ, सब समझाए। टाटा चतुर था, वो समझता था। वो बोला कि जब जीतेगा इंग्लैंड, और टाटा के साथ नेहरू खड़े हो गए, इंग्लैंड को नहीं छोड़ना है। लेकिन गांधी का बहुमत था, नेहरू को दब जाना पड़ा, मगर यह बात वो लास्ट तक बोलते रहा कि हम लोग को इंग्लैंड नहीं छोड़ना है। और बिरला ज़्यादा चालाक था, कहा कि अरे कोई जीते हमको क्या लेना देना है, हमको अंग्रेज़ से भी संबंध न तोड़ना है, और जापान जीत जाए अगर तो उसको भी नाराज़ नहीं करना है। गांधी को चिट्ठी लिखा, गांधी आश्वस्त किया। आप बिरला की आत्मकथा है, पढ़िए, अंडर शैडो ऑफ महात्मा, की चिंता न करिए, हम सोच रहे हैं। और इसको डॉक्टर सुनीति कुमार घोष भी अपना किताब में उल्लेख किए। और यही हुआ भारत छोड़ो नारा, कोई कार्यक्रम नहीं। और जापान को आश्वस्त किए कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, रिटर्न है, भारत छोड़ो के प्रस्ताव में है कांग्रेस के। और जेल चुपचाप चले गए, कोई कार्यक्रम नहीं। जनता जब रोड रेल तार काटने लगी तो गांधी लिखकों को 50 चिट्ठी लिखे, ये हुल्लड़ हैं, अराजकतावादी हैं, सफाई दिए, करो और मरो। तो हम कांग्रेस पार्टी में सुभाष के खिलाफ बोले थे, सुभाष चिवा जाएगा, खा जाएगा, कुछ करो, आपके खिलाफ थोड़े हम नारा लगाए थे। लेकिन अंग्रेज को गांधी पर फिर विश्वास नहीं हुआ। और टाटा बिरला भी 43 में गांधी को छोड़ के नेहरू को प्रोजेक्ट कर दिए। और जैसे अभी नरेंद्र मोदी अडवाणी को हटा के बनाया गया, उसी ढंग से उस समय नेहरू को अंग्रेज आगे लाए और गांधी को साइड कर दिए। तो गांधी तो नेहरू तो अंग्रेज का बनाया नेता था, मौ तुंग नहीं था जो बोल रहा था कि राजसत्ता का जन्म बंदूक के गोली से होता है। तो सैनिक मामला वो समझ नहीं सकता था। अच्छा, अपना साला को सेनापति बना दिया, कोर कमांडर। वो कभी जीवन में लड़ाई के थिएटर में रहा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रहा, मिलिशिया ऑर्गेनाइज किया, अमर योजना में बिल्डिंग बना रहा है, वार थिएटर में कभी रहा ही नहीं, और बना दिया। थोरट को हटा करके, थिमैया को हटा करके, लड़ाकू और पीएन थापर को ला दिया सेनापति, जो हमें यहाँ मिलाए। अब नेहरू, कृष्ण मेनन और उनका दलाल बीएन मल्लिक आईवी का, और अपना साला बीएम कोल, ये चारों तय किए कि गैप है, सन्नाटा है, कोई आदमी नहीं है, कोई फौज नहीं है। जहाँ गैप है हम लोग फॉरवर्ड पॉलिसी आगे बढ़े। थिमैया पढ़िए, मना किया था, रिजाइन भी कर दिया थिमैया, फौज ऐसे आगे नहीं बढ़ती है, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। नेहरू कहा कि अरे लड़ाई ना होना है, पुलिस झंडा दिखाएगा, इंडिया का एरिया है, चाइना नहीं आएगा इधर, खाली दिखाना है, शो करना है। शतरंज का गोटी है, उसी ढंग से ही खेला है। ये शतरंज का खेला नहीं था, चाइना वॉच कर रहा था। लियोड एंड किल्ड, लंबा रस्सी दिया नेहरू को फांसी पड़ने के लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नेहरू की बुद्धि कितनी खराब हो गई कि सेनापति मेजर जनरल निरंजन प्रसाद तवांग में बॉर्डर पर अरुणाचल में पोस्टेड है, वो कहा कि मैकमोहन रेखा के उत्तर है थागला, आप हमको थागला जाने कह रहे हैं। नेहरू कहा कि अरे पेंसिल मोटा है, स्केल छोटा है, 8 मील पेंसिल के मोटाई में आ जाता है, थागला को सीमा मानो। फौज बढ़ी, यह चाइना चाहता था, दुनिया को इंटरनेट से दिखा दिया। इसी पर नेविल मैक्सवेल की किताब है, इंडियाज चाइना वार, भारत का चीन युद्ध। इंडो चाइना वार नहीं है, इंडियाज चाइना वार। भारत ने चीन को उकसाया। अब भारत तो तैयार नहीं था, इसको लड़ना मतलब नहीं था। यहाँ पर इतने वाहियात विपक्षी नेता थे, कृपलानी, लोहिया, गैर जवाबदेह, ये नेहरू को गाली देते थे, गांधी मुल्क में फौज की क्या ज़रूरत है। और जब अमेरिका का शाह हो गया, भारत चीन को लड़ाना है, ये लोग कहने लगे नेहरू नपुंसक है। दिनकर तो परशुराम की प्रतीक्षा लिख दी है, और लोहिया जयप्रकाश के हाईलाइट किए। तो वो ये लोग ऐसा नेहरू को कॉर्नर कर दिए कि उसको लड़ने के अलावा अपना छवि बचाने के लिए कोई उपाय नहीं रहा। अभी मीडिया फिर नरेंद्र मोदी के ललकार रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी चालाक है, नेहरू ये सब न पढ़ा है और न
हम अब क्या बोल रहे हैं। अब नेहरू ऐसा बुद्धिमान आदमी जब चूक के गया तो ये अनपढ़ है तो इसके पास कुछ बुद्धि है तो ये बचा ले जाता है। नेहरू नहीं बचा पाया। जब फौज जैसे आगे बढ़ी, नमकाचू नदी पार की, ढोला, खिजवन और सांगली में अपना चौकी बनाया, तवांग से आगे बढ़ कर के, बुमला से आगे बढ़ कर के, चीन तो तैयार बैठा था दंडित करने के लिए। तुरंत अपना आईबी रिपोर्ट किया कि चीन की फौज नहीं है बॉर्डर पर। नेहरू खुश हो गया, चला गया लंका, थ्रो देम आउट, एविक्ट द चाइनीज। मोरारजी विदेश में थे और कृष्णमेनन भी विदेश में थे। बाहर है युद्ध, न प्रधानमंत्री, न युद्ध मंत्री, न वित्त मंत्री, कोई भारत में ना। और फौज का ऑर्डर हो गया, एविक्ट द चाइनीज, थ्रो देम आउट। हेंडरसन बुश कमेटी की रिपोर्ट में वो लीक होकर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, गवर्नमेंट उसको प्रकाशित नहीं किया है। ये गुप्त बातें हैं जो हम आपसे बोल रहे हैं। तो अब पूछिएगा हमें कहाँ से मिला, तो अब लंबी बातें हैं तो फिर हम लोग विषय से हट जाएंगे। लेकिन हमने मेहनत किया इस विषय पर काफ़ी, सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक इंटरव्यू लिया है, देश विदेश की सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। मेरे पास वो सब नक्शा है जो गवर्नमेंट के पास है। अब चाहे जैसे हम हासिल किए, बैन है वो नक्शा, वो सब मेरे पास है। और चप्पा चप्पा ज़मीन हम पैदल घूमे हैं तो हमको बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी है, एक एक पर्वत श्रृंखला का, एक एक ग्लेशियर का, एक एक वाटर शेड का, एक एक नदी के ओरिजिन का, वो सब मुझे ज्ञान, चप्पा चप्पा मैं पैदल घूमा हूँ। तो अच्छा, इतना ही नहीं हुआ कि सिंगर की आत्मकथा जब मैं पढ़ा, चीन अमेरिका से भी परमिशन ले लिया कि हम जब घमंडी नेहरू को, यह लफ्ज़ है, दंडित करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप हमको लाओस और फॉर्मोसा में तंग मत करिएगा। और हमारा उद्देश्य ज़मीन कब्जा करना नहीं है, घमंडी नेहरू को निगोशिएटिंग टेबल पर लाना है। और अमेरिका ओके कर दिया। यह भारत की जनता को नहीं मालूम, लेकिन आजकल तो अमेजन पर किताब उपलब्ध है, आपकी सिंगर के मत मंगाइए संस्मरण, मेरे पास है किताब। तो रसिया इंडिया को मदद करता, मगर क्यूबा में अमेरिका से तनातनी उसी समय, तो रसिया लाचार हो गया। एक भाई है, एक दोस्त है, मैं क्या करूं। चीन को साथ रखना रसिया को उस समय ज़रूरी हो गया। तो अमेरिका ट्रिपल गेम खेल रहा था, रसिया के खिलाफ चीन को पीठ ठोक रहा था, रसिया का पीठ ठोक रहा था, चीन को दोनों मिलकर कुचल दें। और चीन को कह रहा था कि तुम्हारा बाजार है, हमको दो, हम तुमको टेक्नोलॉजी देंगे, और रूस को तोड़ दें। और भारत को कह रहा था चीन से लड़ो। अब सोचिए, एक साथ अमेरिका कई गेम खेल रहा था और नेहरू उस चक्रव्यूह में, मकड़ जाल में फंस गया। उसको अमेरिका से भी सह मिल गया, रूस फंस गया था विपरीत स्थिति में क्यूबा, इसलिए रूस मदद में ना आया। और नेहरू जब आगे बढ़ा तो इसके फौज जो थे, सेनापति, ये सब चाइनीज खेल रखते थे। ये सब हेंडर्स ब्रूस कमेटी की रिपोर्ट में, चाइना को पूरा पता था इनका प्लानिंग क्या है, सब मालूम था। इनको चाय जो पिलाता था, देह में तेल लगाता था, सब चाइनीज थे। भेड़ी चराने वाला, मजदूर बन के वो लोग सब जगह जगह झोपड़ी डाल के सब बस गए थे। और चेहरा मिलता जुलता था अरुणाचल से, वो सब जासूस थे, इनको कुछ पता नहीं था, इनके बारे में वो सब जानता था। और उसको जंगल में रास्ता मालूम था। तो जैसे इंडियन फौज आगे बढ़ी, 1 लाख फौज थी। कोर कमांडर था BM कोल, लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्नल प्रदीप सेन, ईस्टर्न कमांड का जनरल तेजपुर में, मेजर जनरल AS पठानिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ब्रिगेडियर डेलवी नमकाचू नदी पर, ब्रिगेडियर गुरबख्श सिंह बोमडिला में, आप समझिए, ब्रिगेडियर होशियार सिंह सेला दर्रा पर। 1 लाख फौज थी। टैंक था, टैंक का मुकाबला नहीं है, राइफल नहीं मुकाबला कर सकता है। और दर्रा इनके कब्जे में था, सेला, जिस रास्ते से चाइना आता। तो ये तो 10 लाख की फौज रहती थी, कुचल देते। और इत्मीनान थे, जैसे रावण इत्मीनान था, बानर भालू आने दो, मेरा भोजन है, खाएंगे, ये इत्मीनान थे। लेकिन वो यहाँ नहीं आया, उसको पता था
वो जंगल का रास्ता बगली काटा और पीछे से घेर लिया, सप्लाई लाइन काट दिया, आगे सब बेकार हो गया, सब फौज में भगदड़ हुआ। ब्रिगेडियर डेलवी होशियार हो गए, गिरफ्तार हो गया, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मारा गया। अब लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल नेहरू का साला हेलीकॉप्टर से सेकंड से उड़ गया, गिरफ्तार होते होते बचा। कहानी ख़त्म हो गई, न लड़ाई हुआ न कुछ हुआ। इसी पर मेरी किताब है अनफाउट वार 1962 एन अप्रेजल। इसको रूटलेज इंग्लैंड से छापा और मनोहर भी दिल्ली से छपा है, और हर कंट्री में ही छपी, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में। तो हमने इसका नाम रखा दी अनफॉट वार, वह युद्ध जो लड़ाई नहीं गया, सिर्फ भगदड़ हुआ। तो यह उसकी कहानी है। अब आप जानना चाहेंगे कि मोटिव क्या थे इस युद्ध के पीछे। कितना मिनट हो लो बाबू, बताइए। हाँ, मोटिव क्या थे? तो हमने इसको कई पार्ट में बांट के लिखा है। स्टैंड क्या थे तो बांटा है जियोपॉलिटिकल मोटिव। जियोपॉलिटिकल मोटिव क्या है? बॉर्डर किसको माना जाए। अंग्रेज हिमालय को बॉर्डर नहीं मानता था। ये भी अच्छे अच्छे जो ज्योग्राफी के विद्वान हैं वो अपने स्टूडेंट को नहीं समझा पाते हैं। हिमालय तो ऊंची चोटी है, 25,000 से ऊपर 70 चोटियाँ हैं, तो वहाँ पर फौज कैसे मेंटेन करता है अंग्रेज। नदियाँ गौर्ज काट के आती है हिमालय को, कोई भी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। ये भी ज्योग्राफी के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को नहीं बताते हैं। सारी नदियाँ हिमालय के पीछे से आती है, सिंधु भी, सतलज भी, गंगा की सहायक नदी अलकनंदा भी हिमालय के पीछे से आती है, कोसी भी हिमालय के पीछे से आती है, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा, मानस सब हिमालय के पीछे से आती है। एक भी बड़ी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो नदी का ओरिजिन पीछे है, कैलाश रेंज में या जंस्कर रेंज में। तो अंग्रेज जंस्कर रेंज को उत्तराखंड और हिमाचल में अपना माना सीमा। लेकिन अब हिस्ट्री का एक कंप्लीट फैक्ट है, चाइना उसको अब कुछ कर नहीं सकता है, तो उस पर वो विवाद नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन हिमालय के उत्तर आप 40 किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखिए। कोई हिमालय पर बहस करने वाला, कोई सेनापति, पत्रकार, कोई नेता जो किताब लिखे हैं, इस बात को लाइमलाइट में नहीं लाते हैं। हिमालय माना पर्वत, नर नारायण पर्वत यहीं ख़त्म हो जाता है। हिमालय कल्पा में किन्नर कैलाश ख़त्म हो जाता है, और सीमा वहाँ सिपकी दर्रा पर है, सीमा वहाँ माना दर्रा पर है, माना गांव से 40 किलोमीटर उत्तर। तो जंस्कर रेंज सीमा है। इस इलाके में उसका दावा है छोटे से चारागाह पर, दमजान उत्तराखंड में और बाराहोती हम लोग बोलते हैं। तो छोटे से चारागाह में क्या झगड़ा वाली बात है? झगड़ा वाली बात है कुछ दुर्गम इलाका में हेलीकॉप्टर उतारने का वही जगह है। बाराहोती तो 2 स्क्वायर वर्ग मील है, तो ये कोई झगड़ा है? और वो चारों तरफ से 16,000 फीट के गोला गो कटोरा है। अब उसको सीमा माने कि इसको माने, चारों तरफ से एक बराबर हाइट पर कटोरा ऐसा है और 2 वर्ग मील का एरिया है। लेकिन हेलीकॉप्टर युद्ध में वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बड़ा जहाज वहाँ चलाना हिमालय में आसान नहीं है कंट्रोल करना, और छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बड़ा कामयाब है। यह लालच है, लोंगजू में भी यही लालच है, और सिपकी दर्रा पर भी ऐसा ही छोटा सा मामला। एक कोरी के गांव है जो जंस्कर के उस पार है। अंग्रेज उसको अपने साथ रखा था। काहे रखा था? हम वहाँ गए हैं। स्पीति नदी रगड़ करके पहाड़ को आती है। अब कुछ तो कुशन चाहिए, एकदम सीमा पर चीन हो और वही रोड है। रोड बनाने का दूसरा जगह न है, स्पीति नदी किनारे किनारे, तो रोड पर कैसे सीमा होगा? और ऊंची चोटी पर अंग्रेज रखता नहीं था, चोटी के उस पार रखता था। वो है कोरी के गांव है, चोटी के उस पार है। तो कह रहा है कि लेकिन एक गांव का मामला है, बड़ा झगड़ा नहीं है। तो हिमाचल और उत्तराखंड में कोई झगड़ा नहीं है प्रैक्टिकली। अब झगड़ा जो है सो है अक्साई चीन में। अक्साई चीन में क्यों झगड़ा है, इसका भूगोल भी ठीक से हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? मिलिट्री के जनरल किताब लिखते हैं वो मिलिट्री बातें लिखते हैं, हिस्टोरियन जो लिखते हैं वो हिस्ट्री साइड से लिखते हैं,
और ज्योग्राफी की किताब जो लिखते हैं वो अंग्रेज़ों के नकल करते हैं। अंग्रेज जितना सर्वे किया बस उतने, नया खोज कोई करने वाला नहीं है। आजकल तो कम पढ़ा लिखा आदमी अच्छा से अच्छा कुर्सी पर जा रहा है। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो रे कर्म का खेल। वाइस चांसलर या जो बनाए जा रहे हैं और हिस्ट्री काउंसिल के अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, आप आंख से देख लीजिए। तो पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। अक्साई चीन के भी 5 भाग हैं। पूर्वी अक्साई चीन, पठार अलग है, और उत्तर में काराकास घाटी, वो पानी का नदी यारकंद में जाता है चीन तरफ, वो अलग है। और लिंगजी थान का प्लेटो वो अलग है, बीच में है। और फिर उसके बाद 3 नदियां हैं जो सिंधु तरफ आती है, चिपचप नदी, चांगचेनमो नदी, गलवान नदी। ये तीनों सेव की सहायक नदी है, और सेव के सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। तो नेहरू का यह सोच सही था कि वाटर शेड सीमा होना चाहिए, यह सही था, इसमें कोई गलत बात नहीं है, नदी का ओरिजिन। लेकिन नेहरू से गलती क्या हुआ कि यही बात को रखता, यही तो अंग्रेज रखा था चीन से 1899 लाइन। तो इसका महत्वाकांक्षा जाग गया कि जॉनसन आरडक डोगरा वाला लाइन, जिसको अंग्रेज मना कर दिया था, आरडक जॉनसन, वह उठा के कहा कि यह भारत है और चीन हमारा 14,000 वर्ग मील कब्जा कर लिया। अरे कैसे कब्जा कर लेगा? अचानक लिखा है कि कोई देश और युवती अचेत होकर सोए और उसका बलात्कार हो जाए तो खुद दोषी है। रोड बना लिया, आपको पता चला इल्हाम हुआ 4 साल बाद, आप कैसा देश हैं अब? तो ये सब बात नहीं है, झूठी बातें हैं। जब रूस और चीन का झगड़ा बढ़ गया तो नेहरू का महत्वाकांक्षा जाग गया, मैंने पहले ही प्रतिपादित किया। आओ तो ऐसा क्यों? अरे 1899 लाइन को रखते और उस समय चीन मंजूर कर लेता। यही चाउ एन लाई बोला था, जो हमारे कब्जे में नहीं है तुम रखो। लेकिन अब तो स्वाभिमान टकरा गया, अब तो बात बिगड़ गई। अमेरिका बहका रहा है, रूस बहका रहा है, और चीन मजा चखाने को तैयार है, जो आज नरेंद्र मोदी के समय है। आज फिर अमेरिका भारत का पीठ ठोक रहा है, और यहाँ का मीडिया उसा ही पागल है, और विपक्षी उसा ही गैर जवाबदेह है। लड़ जाओ, कहाँ लड़ोगे? वो तुमसे 7 गुना ताकतवर है। चिल झपटा एक बार कबूतर को मारेगा तो झूठ संज हमारे पास बोफर्स है, कौन जमाना का बोफर्स है, आज उसका कोई वैल्यू है? सब बेमतलब की बातें हैं। लेकिन खैर, मोदी कम पढ़ा है तो कम बेवकूफ़ भी है। मैंने पहले ही कहा, कम पढ़ा कृष्ण था तो गीता लिख दिया, कम पढ़ा शिवाजी था तो मराठा राज खड़ा कर लिया, कम पढ़ा अकबर मुगल राज मजबूत कर। पढ़े लिखे आदमी बड़े बाहियात होते हैं। कम पढ़ा रंजीत सिंह काबुल विजय किया, और खूब पढ़ा लिखा मोहम्मद तुगलक अगला बादशाह इतिहास में। तो पढ़ाई के साथ बुद्धि जरूरी है। तो जो हो, तो लॉजिस्टिकल है कि सीमा किसको माना जाए। श्योक नदी काराकोरम के पूरब से आती है। अब काराकोरम के सीमा मानते हैं तो श्योक नदी छूट जाएगा, और श्योक नदी घाटी है। अब काराकोरम दर्रा को चीन सीमा मान चुका है अंग्रेजे के समय, तो काराकोरम दर्रा भारत में रहना है। तो काराकोरम दर्रा पहुंचेगा कैसे? तो श्योक नदी तो भारत को मिलना ही है। तो ये क्लियर हो गया। अब श्योक नदी मिलना है तो उसकी सहायक चिपचप, गलवान और चांगचेनमो। अब यहाँ पर झगड़ा है कि इसका ग्लेशियर चाइना कह रहा है कि हम रखेंगे, और नीचे का पोर्शन आप रखिए। यह आप अखबार में और टीवी में इस समय देख रहे हैं। ग्लेशियर किसके पास हो? नदी का निचला हिस्सा इंडिया के पास है, चिपचप का भी, गलवान का भी, चांगचेनमो का भी। लेकिन वहाँ पर कई श्रेणियाँ हैं, आपको मैंने पहले ही कहा। तो काराकोरम का एक ऑफशूट जो है वो कोंग का दर्रा होके आता है। तो चीन कहा कि चलो तुम्हारी बात मानते हैं, काराकोरम ही सीमा हो तो कोंग का को रखो, आधा चांगचेनमो तुम रखो, आधा चांगचेनमो हम रखें। 3 हिस्सा चिपचप तुम रखो, 1 हिस्सा हम रखें। अभी ढंग से उसमें है। पेंगोंग झील पर भी यही बात है। 1/3 चीन भारत के पास है, 2/3 चीन के पास है। तो वहाँ पर जो बड़ी पर्वत श्रेणी है, हम वहाँ गए हैं, आंख से देखा हुआ है, कोई टीवी इसको नहीं दिखा रहा है।
वह भारत के पास है, लेकिन सीमा जो है उसके पूरब छोटी पहाड़ी श्रेणी है एक, वह एक्चुअल पोजीशन में भारत का रहा था, तो चीन उसको एक्सेप्ट करता है। तो चलिए, छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी के पूरब है तो वही सीमा रहे। अब उसमें भी कहा है कि 8 गो अंगुरी ऐसा निकला है, पानी से सब धोआ के मट्टी झील में गिर गया, और 8 गो रीज है, 8 गो वैली है ढाल में, ऊंचाई छोटी है, वो अंगुरी ऐसा 8 गो है। अभी 8 अंगुरी कौन कब्जा करे? वही लड़ाई पेंगोंग झील में आप देख रहे हैं। चाइना 2 अंगुरी दे रहा है, यहीं तक तुम रुको, और इंडिया 8 अंगुरी मांग रहा है, और चाइना 2 अंगुरी दे रहा है, तो 4 अंगुरी तक पहुंच गया, अभी 2 अंगुरी पीछे हटा है। तो ये चल रहा है, ये परसेप्शन का झगड़ा है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ये परसेप्शन, हमारा परसेप्शन ज्योग्राफिकल सीमा के बारे में क्या है और चीन का परसेप्शन क्या है, तो यह कूटनीति से तय होगा, यह राइफल से तय होने का चीज़ नहीं है, लॉजिकल बात है। दूसरा है लॉजिस्टिकल मोटिव है। अब अक्साई चीन पठार पर रोड बना लिया, वो तिब्बत और सिकियांग को जोड़ने के लिए, अब वो रोड के सपोर्ट में उसको चाहिए एरिया, एकदम रोडे किनारे तो सीमा न रहेगा, ये लॉजिस्टिकल मामला आ गया। और भारत अब वो रोड बना रहा है जो चीन पहले बना चुका, सीमा के पैरेलल। हम जब गए थे तो मोटरसाइकिल चलने लायक नहीं था, लेकिन गडकरी एक डिफरेंट ढंग का नेता है, प्रैक्टिकल है, व्यापारी है, इंजीनियर नहीं है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, रुपया कमाने वाला है, इसको बुद्धि है, बिना बुद्धि के कोई व्यापारी रुपया नहीं कमा सकता है। तो यह पैरेलल रोड बना रहा है, इसको चीन रोक रहा है। तुम रोड काहे बना रहे हो, हमसे झगड़ा करोगे, ये झगड़ा है। रोड ना बनाओ तो काहे ना बनाएंगे, तुम बना चुके हैं, हम लेट बना रहे हैं, बनाएंगे। यहाँ का जनरल डट के ही बात बोला, लेफ्टिनेंट जनरल, इस पर चीन पीछे हट गया। ये लॉजिकल बात है, भले हमारा मोटिव तुमसे लड़ाई हो, लेकिन तुम जब बना लिए तो हम क्यों छोड़ेंगे, ये लॉजिस्टिकल मोटिव भी है। तो अब इसको कई एंगल से देखिएगा। रिलीजियस मोटिव भी है, तवांग धार्मिक इलाका है, 6ठा दलाई लामा तवांग में जन्म लिया है, और हमारा भी बहुत सा मंदिर मठ उधर है तिब्बत साइड में। तो नाखून और अंगुरी का रिश्ता है, आप तिब्बत और भारत के संस्कृति को अलग नहीं कर सकते हैं। तो यह विचित्र बात है। बकिए चीन से चाहे जो हो, देर से बेर तिब्बत और भारत के बीच पासपोर्ट खत्म करना होगा, उपाय न है। दोनों की जनता एक दूसरा से इतना जुड़ी हुई है कि आप इसको कैसे, नेपाल से आप कैसे अलग होइएगा, संभव नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक है पशुपतिनाथ, तो बिना सेतुवान रामेश्वर आए एक नेपाली को चैन है। 32,000 फौज आज नौकरी कर रही है भारतीय फौज में, उनसे बढ़ के लड़ाका कोई दूसरा नहीं है। 1 लाख फौज को हम पेंशन दे रहे हैं, तो कैसे झगड़ा होगा? ये नाखून और अंगुरी का सवाल है, नाखून को अंगुरी से अलग करिए नहीं सकते। तो जो लोग, राहुल संकीर्तन ऐसा नहीं चप्पा चप्पा पैदल घुमा है, उसके दिमाग में ये सब बातें कभी आ ही नहीं सकती। हमरे ऐसा 100 वक्ता बोलेगा, घंटों बोलेगा, उसको समझ में कुछ नहीं हटेगा। लेकिन बॉर्डर कोई जाएगा, अब कहीं ठहरने रहने का जगह न, मोनास्ट्री में रहना है, तब उसको ये बातें सब अपने आप माने इल्हाम हो जाएगा, भाषित हो जाएगा। तो रिलीजियस मोटिव भी है, मिलिट्री मोटिव है, तो बहुत टाइम मर जाएगा। पॉलिटिकल मोटिव है, सब डिस्कस करने में, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। स्टैंड सबका क्या है? इंडिया का स्टैंड है 8 सितंबर 1962 के लाइन पर लौट जाओ। चीन का स्टैंड है 7 नवंबर 59 के लाइन पर लौट जाओ। अब लिया तू तो और 59 कह रहा है, तो इंडिया के लिए तो अच्छा होना चाहिए। अब इसी बात को कोई दिमाग लगा के नहीं गौर करता है। 59 और 62 के बीच में इंडिया आगे बढ़ा, चाइना नहीं बढ़ा। ये 2,500 वर्ग मील जमीन कब्जा किया, और यही लड़ाई का झगड़ा का कारण हुआ। यही लियोड एंड किल्ड जो आपको हम कहे,
चाइना पूरा लंबा रस्सी दिया, पीछे हटते गया, इंडिया का मन बढ़ते गया और इनको फंसा रहा था ट्रैप में। दुनिया को दिखा दिया ये आक्रमणकारी है, और तब इनको बूटे बूट मुझको मारा, एक बूट में दांत नहीं फोड़ा, चिल झपट्टा मारा कबूतर पर। तो ये स्टैंड का, परसेप्शन का झगड़ा है।